हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आज मैं आप लोगों को एमएसटी 11 के उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगी जो कि व्याख्या से पूछे जाते हैं, जिन कहानियों से व्याख्या संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पेपर में हमें 2 प्रश्नों की व्याख्या करनी होती है और एक व्याख्या 10 नंबर की होती है। हमारे सिलेबस में इसमें टोटल जो है वो 21 कहानियाँ हैं, लेकिन व्याख्या के लिए 9 कहानियाँ निर्धारित की गई हैं, जिसमें से कि मैं आपको 6 कहानियों के बारे में बताऊंगी जो कि व्याख्या की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से जो अंश पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उसका मैं बताऊंगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हर कहानी का संदर्भ अलग है, क्योंकि अलग अलग कहानियों के अलग अलग लेखक हैं। चूँकि ये हिंदी कहानी है और उसी आधार पर हमको संदर्भ लिखना है। चलिए पहले हम लोग अपना पहला अंश देखेंगे जो कि पिछली परीक्षा में पूछा जा चुका है, फिर उसके संदर्भ को देखेंगे। इस कहानी से 2 अंश पूछे गए हैं और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला अंश हम लोग देखते हैं। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीजों की लदनी नहीं ला देंगे, चोर बाजारी का माल। तौबा तौबा, पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सग्गड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी, दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुंदने बड़े जतन से गूंथे गए थे। ये पहला पैराग्राफ है जो कि पिछली परीक्षा में पूछा गया था। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला पैराग्राफ। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रह कर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटो तो इस बिस करने लगती है उसकी सवारी। औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नजर डाल देता है। अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजगुत अजगुत लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिन पिशाचिनी तो नहीं। यह तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम कहानी से दोनों ही अंश लिए गए हैं। अब आइए हम लोग इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक MHD 11 हिंदी कहानी के तीसरी कसम शीर्षक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक नई कहानी के प्रमुख कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। और इसमें हम लोग एग्जाम में जो कि ये कहानी का नाम रहेगा या शीर्षक रहेगा तीसरी कसम, इसको अंडरलाइन कर देंगे, और जो उसके कहानीकार रहेंगे हम लोग उसको ना अंडरलाइन कर देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगली कहानी जो कि है डिप्टी कलेक्ट्री। इस कहानी से भी बहुत सारे व्याख्या संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं। पहला पैराग्राफ है। सकलदीप बाबू कुछ देर तक आंखों को साचर्य फैलाकर अपने लड़के को देखते रहे, जैसे किसी आनंददायी रहस्य का उन्होंने अचानक पता लगा लिया हो। फिर वे चुपचाप धीरे से पीछे हट गए और वहीं खड़े होकर जरा मुस्कुराए, और फिर दबे पांव धीरे धीरे वापस लौटे और अपने कमरे के सामने ओसारे के किनारे खड़े होकर आसमान को उत्सुकतापूर्वक निहारने लगे। ये डिप्टी कलेक्ट्री से लिया गया है। अब हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। लेकिन दूसरे दिन प्रातः काल भी सकलदीप बाबू का गुस्सा ठंडा न हुआ, और उन्होंने नहाने धोने तथा पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि जब टुनटुन जागा तो उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि उसने मेवा क्यों खाया। जब उसको कोई उत्तर न सूझा और वह भक्कू बनकर अपने पिता की ओर देखने लगा, तो सकलदीप बाबू ने उसे कई तमाचे जड़ दिए। इस कहानी का संदर्भ हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक MHD 11 हिंदी कहानी के डिप्टी कलेक्ट्री नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत हैं।
चलिए अब हम लोग अपनी अगली कहानी को देखते हैं, जिससे कि बहुत सारे ही व्याख्या संबंधी प्रश्न आए हैं। डिप्टी कलेक्टर कहानी से एक और ही महत्वपूर्ण अंश जो कि पूछा जा सकता है, ये पिछली परीक्षाओं में तो नहीं आया लेकिन हो सकता है इस बार आ जाए, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे अपनी अगली कहानी पे। अब सकलदीप बाबू और भी व्यस्त रहने लगे। पूजा पाठ का उनका कार्यक्रम पूर्ववत जारी था। लोगों से बातचीत करने में उनको काफी मजा आने लगा और वे बातचीत के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते कि लोगों को कहना पड़ता कि नारायण अवश्य ही ले लिया जाएगा। वे अपने घर पर एकत्रित नारायण तथा उसके मित्रों की बातें छिपकर सुनते और कभी-कभी अचानक उनके दल में घुस जाते तथा जबरदस्ती बात करने लगते। कभी-कभी नारायण को अपने पिता की यह हरकत बहुत बुरी लगती और वह क्रोध में दूसरी ओर देखने लगता। रात में सकलदीप बाबू चौंक कर उठ बैठते और बाहर आकर कमरे में लड़के को सोते देखने लगते या आंगन में खड़े होकर आकाश को निहारने लगते। तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण इस कहानी के अंश हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब चलिए हम लोग अपनी अगली कहानी देख लेते हैं, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उससे जो है कि पांच उस कहानी के अंश जो है वो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला पैराग्राफ है, फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है? भला निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन का दूसरा आधार मिल जाता है, उस सब को भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो यह सब ऐसी बेवकूफ़ी लगता है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। यह जो है यह दीपा का वक्तव्य है और इस कहानी का पहला पैराग्राफ भी है जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला पैराग्राफ। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ या वह अपने ऑफिस की, मित्रों की बातें करता है या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इस सब का यह मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। ये दूसरा पैराग्राफ था और जस्ट इसी के नीचे तीसरा पैराग्राफ दिया गया है जो कि पिछली परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। पर संजय को कैसे समझाऊं यह सब? कैसे उसे बताऊं कि निश्चित ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिल मिला रही हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दशा का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ और सच पूछो तो अपने को भाग्यशालिनी समझती हूँ कि मैं एक ऐसी व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम एक महज खिलवाड़ है। आइए अब देखते हैं चौथा पैराग्राफ। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफार्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफार्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं इरा को ढूंढती हूँ, वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश देकर मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो इरा खड़ी है।
ये इसका 5वां और लास्ट पैराग्राफ है। एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब वह मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। जरा उसका खिसियाना तो देखती। वह कल भी आएगा। सच, मुझे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं उससे नफरत करती हूँ। ये 5 पैराग्राफ हैं जो कि यही सच है। ये मन्नू भंडारी जी की कहानी है और इससे ये प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। समय तो वैसे कम है अपनी परीक्षा में, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को समय मिले तो यह कहानी को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये व्याख्या की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और लॉन्ग क्वेश्चन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक MHD 11 हिंदी कहानी के यही सच है शीर्षक कहानी से अवतरित है, जिसकी लेखिका नई कहानी आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण कहानीकार मन्नू भंडारी हैं। जब हम लोग एग्जाम में संदर्भ लिखेंगे तो यह कहानी किस शीर्षक से ली गई है, इस कहानी का क्या नाम है, उसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे और इस कहानी के लेखक या लेखिका हो उसको भी हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने 3 कहानियों के बारे में बात की जिससे कि एग्जाम में प्रश्न आए हैं। पहला है तीसरी कसम, दूसरा डिप्टी कलेक्ट्री और तीसरा यही सच है। अब मैं दूसरे वीडियो में आपको अगले 3 महत्वपूर्ण कहानियों के बारे में बताऊंगी जिससे कि व्याख्या संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और उनके संदर्भ को भी बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।